रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन का 10 साल का कार्यकाल रूस की दृष्टि से काफी दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, लेकिन 31 दिसंबर 1999 को उन्होंने रूस की जनता से माफी मांगते हुए राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति के पद को व्लादिमीर पुतिन ने संभाला। पुतिन ने वादा किया कि जनता को बहुत सारी आज़ादी देंगे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मीडिया और बहुत कुछ। शुरुआती दिनों में पुतिन की परसेप्शन काफ़ी पॉजिटिव थी, खासकर युवाओं और पढ़े लिखे लोगों में, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन जिस हालात में रूस को छोड़ करके गए थे वो काफ़ी चिंताजनक थी। और ये वही समय है जब अगस्त 1998 में रूस अपने कर्ज को चुकाने में नाकाम होने के कारण रूस की करेंसी रूबल की वैल्यू कम करनी पड़ी। ऐसे हालातों में लोगों ने पुतिन में एक उम्मीद की किरण देखी। लोगों को व्लादिमीर पुतिन में उम्मीद की किरण यूं ही नहीं दिखी थी, बल्कि उनके काम करने के तरीके ने लोगों को ये उम्मीद दिखाई थी। जब चेचन्या और रूस युद्ध के दौरान पुतिन ने अपनी प्लानिंग और ताकत खुल के दिखाई। 1 अक्टूबर 1999 को प्रधानमंत्री रहते हुए पुतिन ने चेचन्या की सरकार और पार्लियामेंट को इलिजिटिमेट घोषित करके चेचन्या पर बुरी तरह से टूट पड़े। रूस जो सोवियत संघ के टूटने के बाद मानसिक रूप से कमजोर हो चुका था, पुतिन ने उस रूस में ऊर्जा भर दी। चेचन्या को ठिकाने लगाते ही पुतिन की अप्रूवल रेटिंग आसमान छूने लगी और अगले चुनाव हुए। इन चुनाव के नतीजों ने 7 मई सन 2000 को कार्यकारी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बना दिया। पुतिन के हाथ में सत्ता आ गई, लेकिन पुतिन ने उस सत्ता को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दिया। पुतिन ने गलत सही हर वो तरीका अपनाया जिससे सत्ता उनसे दूर न जा पाए, और इस वीडियो में हम उन्हीं तरीकों के बारे में जानने वाले हैं। उस समय का लेनिनग्राड, जो आज का सेंट पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है, वहीं पर व्लादिमीर पुतिन का बचपन बीता। पुतिन मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट विजेता रह चुके हैं। पुतिन केजीबी के अधिकारी भी रह चुके हैं, और अधिकारी रहते हुए पुतिन ने लेफ्टिनेंट कर्नल का पद भी पा लिया था। पुतिन केजीबी से इस्तीफा देकर लेनिनग्राड वापस आ गए और लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी में पुतिन को सिटी फॉरेन रिलेशन का चीफ बनाया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस समय मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति हैं। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन बने। नया पॉलिटिकल वैक्यूम बनने के कारण बोरिस को नए टीम मेंबर की जरूरत थी, जो बोरिस को सलाह दे सकें। पुतिन राष्ट्रपति बोरिस के इनर सर्कल के सदस्य हो गए। इस सर्कल को राष्ट्रपति बोरिस प्यार से फैमिली कहकर बुलाया करते थे। राष्ट्रपति बोरिस ने पुतिन को एफएसबी का चीफ नियुक्त किया, और आगे चल करके राष्ट्रपति बोरिस ने पुतिन को रूस का प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया। मात्र 8 सालों के अंदर केजीबी के अधिकारी से लेकर के देश के प्रधानमंत्री के पद तक सफर आपको चौंका गया होगा, लेकिन आप चौंकिए मत, क्योंकि पुतिन बहुत ही शातिर व्यक्ति है। पुतिन ने राजनीतिक करियर के पहले दिन से ही टॉप लीडरशिप को इम्प्रेस करने की कोशिश की। इस कोशिश ने पुतिन को राष्ट्रपति बोरिस के करीब पहुंचा दिया। बोरिस के करीब रहकर पुतिन ने अन्य नेताओं के खिलाफ राष्ट्रपति बोरिस को भड़का दिया, और जब तक बोरिस ये समझ पाते कि चेचन्या का युद्ध खुद पुतिन ने प्लान किया था रूस की जनता में अपनी इमेज चमकाने के लिए, तब तक पुतिन ने राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन को ही राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। पुतिन ने राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले मीडिया को कंट्रोल किया और खुद की तुलना सोवियत संघ के महान खुफिया जासूस मैक्स ओटो से करवाई, और अपनी इमेज एक देशभक्त और मजबूत नेता की बनाई। पुतिन ने उन सभी टेलीविजन शोज को बंद करवा दिया जो पुतिन पर व्यंग्य बोलते थे। कई अपोजिशन के नेताओं को खत्म करवा दिया गया, और एक फेमस बिजनेसमैन जिसका नाम मिखाइल कोडोरवोस्की था, जो पुतिन के विरोधियों को फंड कर रहे थे, उनको जेल भिजवा दिया। पुतिन ने सत्ता पर और अधिक पकड़ बनाने की सोची तो राज्यों के गवर्नर का चुनाव खत्म करके खुद से राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति करना शुरू कर दिया। इस कदम ने ऊपर से नीचे तक सत्ता की पकड़ पुतिन को दे दी। पुतिन अपने देश में इतना ताकतवर बन चुके थे कि विपक्ष के छोटे नेताओं से लेकर के बड़े नेताओं को ठिकाने लगा सकते थे। एक नेता जिन्होंने पुतिन का नाम आगे बढ़ाया था, जिन्होंने पुतिन को बोरिस येल्त्सिन के करीब लाया था, जिनका नाम मारत गुगलमैन था, उन्होंने दुख जताया और कहा कि अगर मुझे थोड़ा भी संदेह हो जाता कि पुतिन के इरादे इतने खतरनाक हैं तो मैं पुतिन का नाम कभी भी आगे नहीं बढ़ाता। व्लादिस्लाव सुरकोव नाम के एक सीनियर एफएसबी अधिकारी थे। पुतिन ने उन्हें काम सौंपा कि रूस के बॉर्डर को मजबूत बनाएं, मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल करें और उन्हें प्रो गवर्नमेंट बनाएं। सुरकोव जो एफएसबी का अधिकारी तो था ही, लेकिन पर्दे के पीछे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था।
उसने उन सभी मीडिया चैनल्स को खरीदना शुरू कर दिया जो पुतिन विरोधी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। वो सुक्रोव ही था जिसने सन 2004 में सोवरेन डेमोक्रेसी का कंसेप्ट लाया। इस कंसेप्ट का केवल इतना पॉइंट था कि सरकार अधिक ताकतवर हो, बाजार को बिजनेस करने की आज़ादी हो, ऐसा लगे कि देश में डेमोक्रेसी है, और मनाही केवल एक चीज़ की कि पुतिन के खिलाफ किसी भी कीमत पे नहीं जा सकते। पुतिन के लिए चीज़ें सही जा रही थी, पुतिन बेहिसाब ताकत पाते जा रहे थे। लेकिन सन 2005 में सेंट्रल मॉस्को की एक बिल्डिंग के दीवार पे लिखा पाया गया, आगे एक क्रांति होगी। ये काम जिसने भी किया था वो बेहिसाब ताकत के मालिक व्लादिमीर पुतिन को चुनौती दे रहा था। पुतिन जो रात में सोने जाते तो उन्हें यूक्रेन के सपने आते। पुतिन जो यूक्रेन को गंवा देने के पश्चाताप को जी रहे थे। पुतिन जिन्हें हमेशा यह दुख सताता रहा, काश उस समय की सोवियत संघ के नेताओं ने इतना एक्टिवनेस दिखाया होता तो यूक्रेन हमारे हाथ से न जाता। दीवार पर लिखा यह स्लोगन पुतिन के बर्दाश्त के बाहर था। पुतिन सत्ता पे आए ही ये सोच के थे कि जो ज़मीनी हिस्सा हमसे दूर हो गया मैं उसे वापस रूस का हिस्सा बनाऊंगा। अगर मैं वो ज़मीन वापस नहीं ले पाता तो कम से कम ये तो कर सकता हूँ कि जो ज़मीन हमारे पास है मैं उसको गंवाऊंगा नहीं। अगर ऐसी नौबत आ जाती है कि मेरा देश फिर से टूटने वाला है तो बिना कुछ सोचे मैं तोड़ने वाले के देश में परमाणु बम छोड़ दूंगा। पुतिन ने सोचा कि पहले मैं अपनी सत्ता को मजबूत कर लेता हूं ताकि कोई डेमोक्रेसी के नाम पे बार बार सत्ता का परिवर्तन करके देश को कंट्रोल न कर सके। दीवार पे लिखा गया स्लोगन शुरुआत था पुतिन के विरोधी मूवमेंट का, जिसका नाम था कलर रिवॉल्यूशन। और इस रिवॉल्यूशन को खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे से पुतिन ने एक नासी नाम का यूथ ग्रुप तैयार किया। इस ग्रुप में युवा शामिल थे, वो युवा जिन्हें बस खबर भर मिल जाए कि देश के किसी कोने में पुतिन के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उन प्रोटेस्टर को दौड़ा दौड़ा करके पीटते और उनके हाथ पैर तोड़ देते। जो अमेरिकी जासूस रूस के अंदर डिप्लोमेटिक आईडी पर रह रहे थे, नासी नाम की इस ग्रुप ने लगातार उन जासूसों पर हमले किए। पुतिन ने जिस व्यक्ति से कहकर नासी नाम का यह संगठन बनवाया था उसका नाम वसीली था। वसीली के रशियन माफिया से बड़े तगड़े संबंध थे और नासी के काम को देख करके पुतिन इतना प्रभावित हुए कि नासी के क्रिएटर वसीली को पुतिन ने रसिया का यूथ मिनिस्टर बना दिया। सच में इस ग्रुप ने इतना अच्छा काम किया था कि रूस के अंदर कोई भी व्यक्ति या ग्रुप प्रदर्शन करने से पहले 100 बार सोचने लगा। पुतिन की सत्ता बिल्कुल ही बेलगाम होती जा रही थी और जो विपक्ष कई टुकड़ों में बटा हुआ था अब वो एक होने लगा था। बहुत भारी प्रोटेस्ट चालू हुए और अप्रैल 2007 को एक साथ हजारों प्रोटेस्टर को गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया। नासी नाम के इस ग्रुप ने यहाँ भी पुतिन के विरोधियों पर ठीक ठाक हाथ साफ किया। नासी नाम का ये प्रो पुतिन यूथ ग्रुप इतना खतरनाक हो गया था कि विपक्ष को हथियार लेकर घूमने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब समय आ गया था पुतिन के जाने का, क्योंकि पुतिन का दूसरा टर्म खत्म होने के कागार पे था और रूस के संविधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। और अब पुतिन के पास इतना भी टाइम नहीं बचा था कि वो फिर से संविधान लिख पाएं। पुतिन को यह डर सताया जा रहा था कि अगर सत्ता उनके हाथ से गई तो उनके अपने ही लोग सबसे पहले बदला लेंगे और जो व्यक्ति नया राष्ट्रपति होगा वो सबसे पहले पुतिन को ही ठिकाने लगाएगा और आरोप केवल इतना होगा कि पुतिन भ्रष्टाचारी हैं। पुतिन को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें नुकसान न पहुंचाए और यहीं पे नाम सामने आता है दिमित्री मेदवेदेव का। दिमित्री एक वकील था, दोनों एक ही मोहल्ले में पड़े बड़े थे। दिमित्री पुतिन से 13 साल छोटा था। दिमित्री पुतिन को अंकल कहता था और पिता समान सम्मान देता था। दिमित्री ने पुतिन से वादा किया कि वो पुतिन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पुतिन को कोऑपरेट करेगा और राष्ट्रपति रहते हुए चाहे जितना विरोध हो वो पुतिन की सरकार को बर्खास्त नहीं करेगा। पुतिन ने सारी पावर प्रधानमंत्री के पद पर ट्रांसफर करके अगले चुनाव में प्रधानमंत्री बन गए और सत्ता को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। दिमित्री का नेचर, विचारधारा पुतिन से बिल्कुल विपरीत थी और दिमित्री ने थोड़ी आज़ादी मीडिया और प्रोटेस्ट को दे दी। पुतिन चुपचाप देखते रहे क्योंकि इन सब से पुतिन को डायरेक्ट कोई खतरा नहीं था। पुतिन के पास दिमित्री के अलावा कोई दूसरा भरोसेमंद आदमी भी नहीं था। पुतिन को समस्या बस केवल एक टर्म की थी, क्योंकि अगले टर्म में वो राष्ट्रपति बन सकते थे, क्योंकि संविधान में केवल 2 बार लगातार से ज़्यादा राष्ट्रपति बनने की मनाही है। लेकिन इस बात पे कोई मनाही नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। प्रधानमंत्री रहते हुए पुतिन को कई लोगों से धोखा मिला, पुतिन चुपचाप सहते रहे। प्रधानमंत्री रहते हुए पुतिन को कई अपने लोगों ने धोखा दिया और पुतिन चुपचाप सहते रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए एक्शन लेने का मतलब राष्ट्रपति दिमित्री पर दबाव बन सकता था पुतिन की सरकार को बर्खास्त करने के लिए। इसलिए पुतिन ने चुप रहना ही सही समझा। इस बीच पुतिन को एक एंटी करप्शन एक्टिविस्ट अलेक्सी नवल्नी का भी विरोध झेलना पड़ा। नवल्नी पुतिन के पीछे ही पड़ गया और पुतिन के करप्शन, रशियन माफिया से संबंध, अलीगार से संबंध और सब काला चिट्ठा खोलने लगा। नवल्नी हर उस मुद्दे पर हंगामा करने लगा जो पुतिन ने ताकतवर बनने के लिए किया था।
लेकिन पुतिन मजबूर थे, कुछ कर नहीं सकते थे। दिमित्री का टर्म खत्म हो रहा था और प्रोटेस्ट और तेज होते जा रहे थे, क्योंकि प्रोटेस्टर का एक ही मकसद था कि जब तक पुतिन प्रधानमंत्री है उसे प्रधानमंत्री के पद से ही नीचे गिरा दो, वरना पुतिन फिर से राष्ट्रपति बन गया तो हमारा खेल खत्म कर देगा। पुतिन ने दिमित्री का कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले ही घोषणा कर दी कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सड़कों पर प्रोटेस्ट और तेज हो गए। चुनाव हुए और पुतिन को चेचन्या रीजन में 99% वोट मिले, जो किसी भी डेमोक्रेसी में असंभव है। और इसी से साफ हो गया कि इलेक्शन में धांधली हुई है और ये भी कंफर्म हो गया कि पुतिन तीसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। सन 2012 में 64% वोट के साथ पुतिन तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए और फिर सब कुछ ठीक 2008 के पहले जैसा हो गया। मीडिया, सेना, जनता, अधिकारी, धार्मिक गुरु, हर कोई पुतिन की जय जयकार करने लगा। जो विपक्ष पुतिन को दिन रात कोसे जा रहा था, उनकी जुबान बदल गई। अब ये कहने लगे कि पुतिन बेईमानी से नहीं जीते हैं, बल्कि हमारे विपक्ष में ही कोई अच्छा नेता नहीं था, इसलिए हम हार गए। मीडिया ने प्रोटेस्टर्स की नेगेटिव इमेज टीवी के अंदर बना दी। दो शब्दों में बात कहें तो पुतिन विरोधियों पर कहर बन करके टूटे। 2012 से 2013 तक लगातार पुतिन की अथॉरिटी गर्म मूड में दिखी और जितने भी विरोधी और प्रदर्शनकारी थे सबको चुन चुन कर ठिकाने लगाया गया। किसी को ड्रग्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया तो किसी को भ्रष्टाचार के आरोप में कोई 10 साल के लिए जेल गया तो कोई 15 साल के लिए। लेकिन पुतिन ने यह जाहिर कर दिया कि वो कमज़ोर नहीं पड़े हैं, बस थोड़ा सा वक्त ने करवट लिया था। पुतिन सबको ठिकाने लगाते जा रहे थे, केवल एक व्यक्ति ही यानी विपक्ष का नेता एलेक्सी नवल्नी को ठिकाने नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि नवल्नी कोई रीजनल छोटा नेता नहीं था जिसे ड्रग रख करके फंसाया जा सके, या इतना अमीर भी नहीं था कि उस पर करप्शन का केस बनाया जा सके। पुतिन ने अपने अधिकारियों के थ्रू नवल्नी के पास मैसेज भिजवाया कि तुम शांत हो जाओ, लेकिन नवल्नी नहीं माना। पुतिन द्वारा कंट्रोल कोर्ट ने नवल्नी को कुछ दिनों के लिए उल्टे सीधे आरोप लगाकर जेल में डाल दिया, लेकिन जल्द ही नवल्नी बेल पर बाहर आ गया। बेल पर बाहर आने के बाद नवल्नी छोटे लेवल के चुनाव में बढ़ चढ़ करके भागने लगा और पुतिन का सरदर्द बढ़ता चला गया। सन 2014 में पुतिन ने 20,000 कैदियों को जेल से रिहा कर दिया और $51 बिलियन खर्च किए सोची ओलंपिक्स में, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव विंटर गेम्स का रिकॉर्ड बन गया। इस $51 बिलियन में पुतिन की जेब में काफ़ी पैसे आए और फिर से करप्शन का आरोप लगा और प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान एक विपक्ष के नेता बोरिस नेमत्सोव की मॉस्को में हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप दो लोगों पर लगा, पहला पुतिन, दूसरा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका पुतिन को बदनाम करने के लिए भी ऐसा कर सकता था। बाद में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में ये भी पता चला कि गिरफ्तारी भी फर्जी लोगों की हुई थी, असली हत्यारे तो खुले घूम रहे थे। एलेक्सी नवल्नी भी अब शांत पड़ गए हैं, क्योंकि पुतिन को रूस पर राज करते हुए 25 साल हो गए हैं। पुतिन का वो सपना जो उन्हें सोने नहीं देता था, वो सपना जिसमें पुतिन अपने देश की खोई हुई ज़मीनों को वापस लाना चाहते थे, पुतिन उस सपना को पूरा करने के रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं और यूक्रेन पर आक्रमण बोलकर काफ़ी हिस्से को वापस कब्जा कर चुके हैं। पुतिन ने इनडायरेक्टली वैगनर ग्रुप पर भी कब्जा कर लिया, जिससे उनके कंट्रोल में एक प्राइवेट मिलिट्री है और अनऑफिशियली पुतिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और दुनिया का सबसे बड़ा घर उनके पास है। पुतिन इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि अगर गलती से भी अमेरिका पुतिन पर विजय पा जाता है तो पुतिन को सत्ता गंवानी पड़ेगी। ऐसे में वैगनर ग्रुप जैसी प्राइवेट मिलिट्री पुतिन की व्यक्तिगत सुरक्षा कर सकती है। पुतिन के अरबों डॉलर उन्हें तनख्वाह देने में काम आएंगे। पुतिन का बड़ा सा महल है जिसमें सुकून से रहेंगे। यानी पुतिन जीत गए तो सोवियत यूनियन वाला रूस वापस आ जाएगा और हार गए तो बची हुई जिंदगी आराम से गुजारेंगे।